हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव गिरी। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। टॉपिक चल रहा है मेटलर्जी और मैं आपको कवर करा चुका हूं कि कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है, क्रशिंग कैसे की जाती है, ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग द्वारा ओर का ऑक्सीडेशन किस तरीके से कर सकते हैं। और फिर मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं आपको कि रिडक्शन कैसे किया जाता है, जिसमें मैंने आपको स्मेल्टिंग प्रोसेस बताई थी और हमने निकाल के बताया था कि स्मेल्टिंग प्रोसेस से हमको जो है लिक्विड स्टेट में क्या मिलता है, मेटल अपना प्राप्त होता है। तो जो भी मेटल होता है वो एक्चुअली प्योर नहीं होता है। ये सारे जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताए, ये सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट मेटलर्जी को सर्च कीजिए तो आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मैंने बताया कि जो अपन को मेटल प्राप्त होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी रहती है। तो उन इम्प्योरिटी को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, उसी के टॉपिक पे आज हमारा वीडियो है। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी के अंतर्गत रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कि मेटल की रिफाइनिंग किस तरीके से करते हैं और धातु की जो है शुद्धिकरण, अपन धातु का शुद्धिकरण किस तरीके से कर सकते हैं, धातुओं का शोधन किस प्रकार से किया जाता है, उसी के ऊपर आज का वीडियो बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिफाइनिंग करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं और हर मेथड्स का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब किसी मेथड द्वारा किसी तरीके के धातुओं को उनका शुद्धिकरण किया जाता है। हर जो है प्रोसेस है उसका अपना अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ ये सारे प्रोसेस होते हैं कौन कौन से। सबसे पहला आपको दिख रहा हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब विद्युत अपघटनी विधि। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, ये सारी प्रोसेस मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। अभी मैं सब आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा होता है लिक्वेशन यानी द्रवण विधि। लिक्वेशन यानी कि द्रवण विधि द्वारा किस तरीके से धातुओं का अपन शोधन कर सकते हैं। थर्ड होता है डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस यानी कि आसवन विधि द्वारा किस तरीके से हम किसी धातु का शुद्धिकरण कर सकते हैं। नंबर फोर्थ होता है जोन रिफाइनिंग, खंड शोधन। इसके द्वारा हम किस तरीके से किसी भी धातु का शोधन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके लास्ट कौन सा होता है, इसके बाद आपका होता है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, वाष्प प्रावस्था शोधन। इसके अंतर्गत दो तरीके से शोधन होता है, एक होता है मॉन्ट्स प्रोसेस और एक होता है वैन आर्केल, या जिसके कई लोग उसको वेंडी आर्केल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे मेथड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये सारे मेथड्स कहलाते हैं मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस कहलाते हैं। किसके, ओर के रिफाइनिंग के नहीं। ओर का रिफाइनिंग तो हमने कॉन्सेंट्रेशन में पढ़ा है, ये किसके हैं, मेटल के रिफाइनिंग के प्रोसेस होते हैं कि जब उनको मेटल मिलता है रिडक्शन द्वारा तो वो मेटल प्योर नहीं होता, उसको प्योर करने के लिए सारे मेथड प्रयोग किए जाते हैं। एक एक करके इन सबका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहली प्रोसेस है अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब विद्युत अपघटनी विधि, किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा और बड़ा ही इजी सा और बहुत ज़्यादा मोस्ट सा क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है। देखो क्या होता है, इस तरीके से मान लो अपने पास में एक कंटेनर होता है। ठीक है। इस तरीके से मान लो क्या है, अपने पास में एक कंटेनर होता है। अब इस कंटेनर में क्या करेंगे हम लोग, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो आयनों में टूट जाता है और उसी के द्वारा हम इसका शोधन करते हैं। समझना किस तरीके से। सबसे पहले जो भी हमें रिडक्शन द्वारा मेटल प्राप्त हुआ, तो जो मोल्टन मतलब गलित अवस्था में जो अपन को धातु प्राप्त होती थी, तो वही धातु जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु का बनाएंगे हम क्या, एनोड। क्या बनाएंगे, एनोड। इस तरीके से जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल का बनाना है हमें एनोड। ठीक है, मैंने बना लिया। इम्प्योर मेटल का क्या बना लिया, एनोड बना लिया। और एक प्योर मेटल की स्ट्रिप लेनी है हमें, उसी धातु के प्योर मेटल की एक छोटी सी पतली सी क्या लेनी है, स्ट्रिप लेनी, यानी कि वायर लेना है। और इसका बनाएंगे हम क्या, कैथोड। तो ये क्या बन गया अपना, इस तरीके से ये हो गया एनोड और ये क्या हो गया अपना कैथोड। और इन दोनों को हम ले जाके क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट
कर देंगे। ये हो गया इसका मान लो कौन सा पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये क्या है अपना, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम एनोड और ये बोलते हैं कैथोड। ध्यान रखना एक चीज़ का कि जो इम्प्योर मेटल मिला है किसी का भी, मान लो आयरन की हम बात करें तो ये आयरन का जो इम्प्योर आयरन है, मतलब अशुद्ध आयरन है, उसका बनाना है एनोड, और जो प्योर आयरन की एक छड़ लेनी है, रॉड लेनी है, उसका बनाएंगे कैथोड। ये बात ध्यान रखना। मान लो कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो कॉपर इम्प्योर है, इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे हम क्या, इम्प्योर कॉपर का बनाएंगे हम एनोड, और प्योर कॉपर की स्ट्रिप लेंगे उसका बनाएंगे कैथोड। राइट, अब देखो क्या होगा, यहां बीच में भर देंगे हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट। क्या भर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या भरेंगे इसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, तो देखो हम लोग ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वगैरह में, कि जिस भी मतलब कोई भी यहाँ पे रॉड लगी होती तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं हम, इसी मतलब रॉड क्या मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता है तो उसी इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, उसी के धातु का सॉल्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वो धातु का सॉल्ट हमने यहाँ पे लिया। मान लो ये क्या है, अपनी कॉपर की है, किसकी है, ये कॉपर की रॉड है, तो ये क्या होगा, ये CuSO4 का सॉल्यूशन होगा। राइट, ये भी कॉपर है, ये लेकिन प्योर कॉपर है और ये इम्प्योर कॉपर है। अब देखो क्या होगा, अब इसमें दो रिएक्शंस होंगी, एक एट एनोड, एक रिएक्शन होगी एनोड पर। अब एनोड पर क्या होता है, आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो बताओ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं या गेन किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा त्याग दिए जाते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रॉन अगर त्याग दिए जाएंगे तो देखो ये है कॉपर की छड़, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्या करेगा, Cu जो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। राइट, अब देखो ये जो CuSO4 है, जैसा ही यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये CuSO4 किस में टूट जाएगा, ये CuSO4 जो है ये टूट जाएगा आपका Cu2+ में प्लस SO4 2- में। राइट, किस में टूट जाएगा, CuSO4 Cu2+ में और SO4 2- में टूट जाएगा। तो यहाँ से Cu2+ है वो कहाँ आ गए, एक्वस स्टेट में है, जो ये क्या करेंगे, ये Cu2+ आयन यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेगा, इधर पे ले लेगा। मतलब अब रिएक्शन होगी एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, तो जो Cu2+ आयन है, ये वाले Cu2+ आयन, ठीक है, ये Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, यही जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, और ये बना देगा Cu सॉलिड। तो ये तो 2 रिएक्शंस हो गई। अब सर कहाँ शोधन कहाँ हुआ, ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखो क्या होता है, ध्यान रखना, ये है कॉपर की छड़, ध्यान रखना अच्छे से आप लोग। तो ये कॉपर की छड़ 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे आएंगे इधर की तरफ, ठीक है। और जो Cu 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये Cu2+ आयन बना, तो ये Cu2+ आयन कहाँ आ गए, इस एक्वस विलयन में। ये जो Cu2+ और SO4 2- का विलयन है ये इसमें आ गए। और जो CuSO4 टूटा जब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, तो ये Cu2+ जो आयन है, इन दोनों आयनों ने क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं तो इनको एक्सेप्ट किया और ये बना दिया Cu सॉलिड। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपकी ये जो स्ट्रिप है, ये जो इम्प्योर मेटल की आपने बड़ी मोटी सी जो छड़ ली है, ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। कैसी होती जाएगी, पतली होती जाएगी। धीरे धीरे इसका क्षय होना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं और Cu2+ आयन यहाँ आ रहे हैं, और जितनी भी इम्प्योरिटी हैं वो इम्प्योरिटी यहाँ एक तरफ कोने में जमा हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं हम एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड या एनोड पंक बोलते। यहाँ इसमें इम्प्योरिटी क्या हो जाएंगी, अपनी एकत्रित होती जाएंगी। और ये छड़ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ये छड़ धीरे धीरे मोटी सी होती चली जाएगी। मोटी सी क्यों होती चली जाएगी, क्योंकि ये इम्प्योर जो मतलब Cu2+ आयन है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये Cu सॉलिड बना रहे हैं। तो जितना भी ये Cu कॉपर जमा होगा वो कैथोड पर कॉपर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत ज़्यादा
मतलब यूज़ होने वाली ये प्रोसेस है। इसके द्वारा आप कॉपर का तो कर ही सकते हो, सिल्वर का कर सकते हो, है ना, गोल्ड का कर सकते हो, जिंक का कर सकते हो शोधन। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अपनी दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लिक्वेशन प्रोसेस। क्या कहलाती है लिक्वेशन प्रोसेस की बात करें तो इसका कुछ प्रिंसिपल इस तरीके से होता है कि इसमें जो इम्प्योरिटी होती हैं तो इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा, और जो मेटल होता है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। इस प्रकार का अगर कोई मेटल है अपने पास में जिसको अपन को प्योर करना है, जिसमें जो इम्प्योरिटी पाई जा रही है अशुद्धि का गलनांक होना चाहिए ज़्यादा और धातु का गलनांक होना चाहिए कम, तो उसका हम इस तरीके से करते हैं शोधन के एक ढालू तल होता है और इस ढालू तल पर मतलब तिरछा टाइप का एक तल होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मेटल को और इम्प्योरिटी को एक साथ यहाँ पर डाला। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब चूंकि हमने जैसा बताया कि मेटल जो होगा, मेटल का क्या होगा, मेटल का आपका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है, और जबकि इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई है। ठीक है, यहाँ हमने मान लो मेटल का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस है और हमने यहाँ पर सेट कर दिया 1500 डिग्री सेल्सियस, और इम्प्योरिटीज़ का बहुत ज़्यादा है, 2000 है। तो इस ढालू तल पे हमने कुछ किसी तरीके से मैकेनिज्म लगा के इस तल का टेम्परेचर कितना कर दिया, 1500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब मेटल जाएगा तो 1500 पे तो मेटल ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो वो क्या होगा, मेटल इस तरीके से अपना बहकर नीचे आने लगेगा। ठीक है, जबकि इम्प्योरिटीज़ जो होंगी, इम्प्योरिटीज़ का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बहुत ज़्यादा हाई है, मान लो 2000 है, तो 2000 तो इस तल का टेम्परेचर है नहीं, तो इम्प्योरिटीज़ यहीं बनी रहेंगी और जो मेटल है वो पिघल पिघल कर क्या आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। सेम इस तरीके से अपन लोग करते ना, कई बार पानी में कोई कचरा वगैरह हो या मान लो किसी भी तरीके से कोई, तो अपन क्या करते हैं, किसी से बहा देते हैं। ऐसे मान लो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी पे अपन ने पानी लिया, पानी को बहा दिया, पानी में जो कचरा होगा तो कचरा पानी के साथ बहेगा नहीं, अगर घुल जाएगा तो बह जाएगा, और पानी के साथ नहीं घुलेगा तो वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रह जाएगा, बाकी पानी पानी अपना नीचे आ जाएगा। तो उसी टाइप का कोई यहाँ पे प्रोसेस होता है कि मेटल को हम यहाँ पर गर्म करते हैं तो मेटल पिघल के, धातु पिघल के नीचे आ जाता है, जबकि इम्प्योरिटी उतनी जल्दी पिघल नहीं पाती हैं तो वो ऊपर ही छूट जाती हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी लिक्वेशन प्रोसेस। थर्ड आपका आता है डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि आसवन विधि। अब डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, बड़ा सिंपल ये भी होता है। देखो, डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डिस्टिल वाटर का नाम आप सभी ने सुना होगा। डिस्टिल वाटर क्या होता है, आसुत जल। और आसुत जल को हम कैसे बना सकते हैं अपने घर पे, भाई जल को, नॉर्मल जल है, इसको गर्म करो, गर्म करके ठंडा कर दो, बन गया कैसा, आसुत जल। तो वैसे ही इसका कुछ होता है। इसमें कंडीशन क्या है, इस वाले की कंडीशन ये है कि आप केवल उन्हीं धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा कर सकते हो जो नेचर में वॉलेटाइल होती हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब जिनकी वाष्प बनती है, या जो मतलब जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जैसे मरकरी, मरकरी तो ऑलरेडी क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। और भी कई सारी, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, तो इनके द्वारा क्या है, इनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इनको अपन गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो इनकी वाष्प निकलेगी। वो वाष्प को अपन किसी कंटेनर में इकट्ठा करके और उसको क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तो आपका क्या है, वाष्प किसकी बनी, वाष्प बनी मेटल की, इम्प्योरिटीज़ की वाष्प बनी नहीं, तो इम्प्योरिटीज़ वहीं छूट गई, मेटल की वाष्प बनी, वाष्प को अपन ने कंडेंस कर दिया और वो अपना प्योर मेटल प्राप्त हो गया। नहीं आई आपको बात समझ में। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, मैं थोड़ा सा, मेरी यार एक वीकनेस है, मैं आपको अब बता दे रहा हूँ, मैं आर्ट अच्छे से बना नहीं पाता, इसलिए मैं आपको डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैंने व्यवस्था की, आपको ये डायग्राम यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो इस तरीके से डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले क्या हो रहा है, पहले अपन नीचे से मेटल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और जैसे मेटल को अपन नीचे से हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर मेटल की वाष्प तो बन रही, लेकिन इम्प्योरिटीज़ की वाष्प नहीं बन रही। उस मेटल की वाष्प को अपन इस जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके वहाँ पानी डाल के उसके ऊपर उसको क्या कर ले रहे हैं, ठंडा कर ले रहे हैं। और ठंडा करने पर मेटल अपना आप आ जाएगा, लेकिन अपनी इम्प्योरिटीज़ यहीं पे पीछे छूट जाएंगी। तो ये कहलाया आपका कौन सा प्रोसेस, डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और प्रोसेस की बात बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।